चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो है ना, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैथ्स का रहेगा, ये है ना, एक अलग से यूनिट है मैथ्स रीजनिंग का। इसमें से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें से हालांकि 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये यूनिट अगर आपका स्ट्रांग रहा तो आप लोग 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 मैथ्स रीजनिंग के और 5 डीआई के, है ना। और है ना, यही वो यूनिट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, है ना, और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं नेट सेट में, क्योंकि ये यूनिट में ज़्यादा लोग वर्क नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, है ना। हम लोग भी क्लास लेंगे तो लगभग 25 दिन तो लगता है इसमें, ठीक है। तो ये एक यूनिट नहीं है, ये आपका 2 यूनिट है। फिर इसका डे पढ़ेंगे ना, वो ज़्यादा नहीं लगता है, वो 7-8 दिन में वो हो जाता है वो, क्योंकि बेस पूरा हम यहाँ पे बना लिए रहते हैं ना, उधर फिर प्रैक्टिस बस करना रहता है, ठीक है। तो है ना, कई लोग आप लोग नए हैं तो थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, जो नेट क्या होता है और इसकी तैयारी हमको अभी कैसे करना है, हमारा आगे का प्लान क्या रहेगा, है ना, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर अपन सब्जेक्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी एपी और सेट का एग्ज़ाम दोनों है ना चलने वाले, पूरा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, तो बिफोर चुनाव ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जिन लोग नए ज्वाइन किए ना, उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है ना। युद्ध जो होता है रणनीति से जीती जाती है कि नहीं जीती जाती है। तो बस यहाँ पे भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और स्ट्रैटेजी से ही हम फाइट करते हैं ना। 8 घंटे 10 घंटे कोई पढ़ते रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसका नेट निकलेगा, है ना। आप लोग खुद अपने आसपास देखेंगे, कई लोग ना 4 साल 5 साल दिलाते रहते, उनका नहीं निकलता है। फिर वो देखेंगे जो लोग एक बार में निकाल देते हैं, है ना। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग एक बार में 11 भी निकाले हैं, ठीक है। किसी के एक बार नहीं तो 2 बार में निकल जाता है, तो है ना, वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको हम कुछ तरीके बताएंगे जिसको उपयोग करके वो कम समय भी सेट निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम में आया था वो जो एग्ज़ाम, और बहुत ही कम समय था, लगभग 1.5 महीने ही थे, तो उसमें भी 13 लोग सेट निकाले थे 1.5 महीने की तैयारी में, ठीक है। तो वो सब आपको भी बताएंगे कैसे उसको निकालना है ना। तब अब आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन होने से बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा हम लंबी क्लासेस लेंगे, जैसे हमारा मॉर्निंग इवनिंग दोनों में क्लास लगती है ना, हम दोनों आपको प्रोवाइड करवा देंगे, है ना, जिससे आपका 1.5 महीने में ऑलमोस्ट आपका 5 यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा, है ना। इधर भी पढ़ेंगे उधर भी पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इधर में 2 यूनिट होकर मैथ्स वाले में टाइम लगता है ना, उधर थ्योरेटिकल चलेगा, तो आपका 5 यूनिट तो हो गया आपका तैयारी, है ना। डीआई है उस मतलब, और अनसीन पैसेज है वो तो उसी में पढ़ना है, रीडिंग कम्प्रहेंशन में, ठीक है। और कुछ जो रहेगा उसका हम क्या करेंगे, आपको वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम कम समय में बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, है ना। वैसे जब सब्जेक्ट की बात होगी तो सब्जेक्ट में हम 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट हम ले लेंगे, है ना, जिससे आपका ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास समय आप अगर कवर कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए हम कुछ यूनिट्स के प्लेलिस्ट भी दे देंगे, ठीक है। और एक चीज़ है ना, आप लोग का जैसे कई लोग का क्लास आज पहला क्लास है ना, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप लोग ना अपना नोट्स बनाइएगा, है ना। जैसे बहुत लोग ना पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है क्या करके, है ना। तो प्रिंटेड आपको दे भी देंगे, है ना, लेकिन निकलने की उसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं सेम चीज़ पढ़ाऊँगा, सेम चीज़ खाऊँगा, वो आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, है ना, तो उसमें निकलने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आप बस एक बार पढ़ लोगे और आगे पलट दोगे उसको, है ना। वो क्यों लिखा हुआ है ना, उस पर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो आपको हर टॉपिक पे आपको टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है ना। आपको मैं एक पेज रहेगा तो उसको पढ़ने के लिए 5 मिनट लगेगा, लेकिन उसको आप लिखेंगे, है ना, तो आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगेगा उसमें, तो आपने उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। आप किसी फ्रेंड के साथ में बहुत समय तक रहते हैं, वो आपको याद रहता कि नहीं रहता है। ट्रेन में किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं ना, बातचीत करते हैं, बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, याद रहता है? वो नहीं रहता है। कभी गलती से नंबर एक्सचेंज कर लिया आपने, वो बोलेगा कौन कैसे कहाँ मिलेगा, कुछ याद ही नहीं रहता है ठीक है। तो आप अपने टॉपिक में आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसको टाइम दीजिए, है ना, उसको पढ़िए, उसको समझिए, है ना। उसको खोल के बैठे नहीं रहना है, ऐसा तो टाइम स्पेंड करने बोले थे, है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करते करके थोड़ा गाना सुनने तब तक बस सामने रख के रखे, है ना, ऐसा नहीं करना है। मतलब उसको पढ़ना है, उसको ना समझिए कि ना वो क्यों लिखा है,
उसका वही आंसर है, वो दूसरा क्यों नहीं है ना। आप उसमें क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैं कुछ आपको लिखवाता हूँ है ना, सर ने ऐसा ही क्यों लिखा है, दूसरा क्यों नहीं लिखा है, इसका लॉजिक क्या है। तो हर चीज़ में आप अपना क्यों लगाइए, कुछ समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछिए, ठीक है। पूछने के कुछ भी अननेसेसरी मत पूछते रहे ना, है ना मतलब एकदम लॉजिक वाली चीज़, पॉइंट वाली चीज़। तो हर चीज़ आप जैसे बुक भी पढ़ रहे हैं है ना, तो आरबीआई ने कुछ किया है, ऐसा क्यों किया है, किसके लिए किया है, गवर्नमेंट भी कुछ नियम बनाते हैं है ना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक रहता है, सोच रहती है ना। कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं है ना, तो आपको रटवाने के लिए थ्योरी नहीं बना है ना। वो थ्योरी किसी न किसी के लिए बेस बनता है, कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो उसको सोचिए कि उसने वो थ्योरी क्यों दिया है, और भी तो दूसरा दे सकते थे, उसको सबने एक्सेप्ट क्यों किया है। तो सब पे आप प्रश्न लगाइए है ना, और उसको समझिए, उसको टाइम दीजिए, उसको अपने माइंड में बिठाइए उसको। ऐसे नहीं कि एक बार उसको पढ़ लिए काम खत्म करके, है ना, उसको आपको दिमाग में बिठाना है ना, तब हमारा क्या होगा, वो एग्ज़ाम आपको क्लियर होगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आजकल लॉजिकल रहते हैं है ना, सब लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। उसको अब आजकल ऐसा नहीं है कि मतलब भारत की राजधानी कहाँ पे है ना, न्यू दिल्ली टिक लगा दिया आगे बढ़ गए ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता आजकल, ठीक है। इसको है ना कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया है, इसके पीछे कारण क्या था, इसके क्या आर्थिक लाभ हैं, है नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो उपयुक्त रहेगा उसको आपको एक को टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो सबको आप जितना डिटेल आप पढ़ सकते हैं, जितना एनालिसिस उसको डिस्कशन करके पढ़िए आप एक दूसरे से, है ना, इसको ऐसा ही क्यों लिए और दूसरे तरीके से क्यों नहीं लिए गए हैं, तो इस तरीके से आप सोचिए उसको, ठीक है। तो ये आपका तरीका है तैयारी करने का, और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे ना तो कुछ भी एग्ज़ाम पूछेंगे आपको है ना, आप डेफिनेटली बना लेंगे। और ऐसे भी जो नेट और सेट में जो निकालने के लिए आपको नंबर चाहिए वो उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, है ना। आप लोगों कई लोग कैसे होंगे जिन लोग को 70% होंगे यूजी पीजी में, 80% होंगे, कुछ लोग 90% वाले भी होंगे, है कि नहीं। कोरोना वाले तो 90+ वाले ही होंगे अगर कोई होंगे तो ठीक है। तो वो परसेंट आप भूल जाइए, है ना। यहाँ पे आप आए हैं ना, आपका 80% था, 90% था, आप यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, है ना। आपको जीरो से सीखना पड़ेगा आपको, वो आपको हेल्प करेंगी, है ना। बट नेट की तैयारी दूसरी है, आपने गोल्ड मेडलिस्ट लिखने में प्राप्त किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्राप्त नहीं किया है नहीं। तो वो सोच आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को। तो अभी आपके पास टाइम है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपना जो समय है केवल स्टडी में दीजिए, है ना। हो सकता है कि आपको 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए, 1 महीने में आ जाए, जितना लेट है उतना अच्छा है ना। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मतलब जिन लोग शुरू अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग रिविजन करते रहिए आप लोग, है ना। और जो पुराने हैं वो पूरे यूनिट को तैयारी करके जाइए आप लोग, है ना। तो इसमें आपको मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है, 55 से 60% बस ये होता है, ठीक है। तो ये आपके जो नेट है और इसमें एक अच्छी बात है, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। तो आप अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन में आप अगर तुक्का मारेंगे, कितना सही हो सकता है आपका, इतना किस्मत खराब है क्या आप लोग का 60 क्वेश्चन में लगाएंगे और 7-8 सही होगा भाई प्रोबेबिलिटी भी तो कुछ होती है क्या, प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ होती है ना। प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, आपके पास 4 ऑप्शन है आपका, है ना, तो 4 में से एक सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, 1/4 है कि नहीं है ना। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो आपको एक तुक्का लगाएंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, 25%। तो वही आप अगर 60 क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, आप तुक्का लगाते हैं, तो कितना सही होगा, 15 चौक 60, 15 क्वेश्चन सही होगा आपका, है ना। अब इसमें किसी का 17-18 भी हो सकता है, किसी का 12-13 भी हो सकता है ना। तो 15% तो आपका ऐसे ही आ गया,
अगर 60 पे तुक्का मारते और 40 भी आप मेहनत से बना लेते हैं, है ना, 40 100 में से 40 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ, कितना आ गया आपका 55%। 55% में आपका सेट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कितना मेहनत यूनिट में तैयारी करना पड़ा आपको, हर यूनिट से पेपर 2 में 10-10 नंबर के आते हैं ना, तो हर यूनिट में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो आपको अच्छे से 4 यूनिट अगर तैयारी करते हैं, आप 5 ले लीजिए, 5 जब अच्छे से तैयारी करते हैं आपका सेट निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 55% में निकल जाता है, वो सब जनरल में निकल जाता है सेट, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए के बीच में है कि नहीं। कई लोग तो सेट निकल रहे हैं, AP 1 है डाल देते हैं ना, पढ़े नहीं पढ़े डजन मैटर उनके लिए उनको बस एग्ज़ाम दिलाना है, AP 1 है ठीक है, तो यहाँ पे 55% बहुत सफिशिएंट है आपका सेट के लिए, इतने आपका हो जाता है। कई और जिस कैटेगरी में तो 50%, 48% भी चला जाता है, 40% भी चला जाता है ना, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में उतना अवेयरनेस नहीं है नेट के प्रति। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अगर है ना आप थोड़ा और अच्छा मेहनत कर लिए है ना, इसमें से 40 से 50 आप बना लेते हैं ना, तो आपको और सेफ साइड में आ जाते हैं। जितना ज़्यादा आप 40+ करते हैं उतना ज़्यादा आप सेफ साइड में आ जाते हैं। ये आपका मिनिमम इतने में आपका हो जाता है। और नेट में आपका क्या होता है, कंपटीशन पूरे पढ़ने वालों से है ना, पढ़ने वाले वर्सेस पढ़ने वाले ठीक है, आजकल है ना सब अवेयरनेस है, लोग ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू कर देते। कई लोग मेरे को कॉल आता है कि नेटवर्क के बारे में पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं 12वीं पास हुआ हूँ मेरे को नेट की तैयारी करनी है करके। तो कितना बड़ा सोच है, 5 साल पहले वो नेट के बारे में पूछ रहा है ना, और वो उसकी सिलेबस देख के वो वहाँ से पढ़ना भी शुरू कर रहा है, तो कैसे नहीं निकलेगा उसका नेट, डेफिनेटली निकलेगा। तो ऐसा जो माहौल है वो ग्रेजुएशन से ही रहता है बाहर में, है ना। जैसे अपन इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, BHU में जाते हैं, है ना, इधर साउथ तरफ जाते हैं, पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है। इन लोग अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही नेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा आपके जो चीज़ें हैं वो आपको ग्रेजुएशन में जो चीज़ें हैं वो आपका नेट में रहता है ना। बैचलर्स डिग्री में आपके बेसिक्स रहते हैं, है ना, तो वहाँ से भी अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आपका जो निकलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो आपका कॉम्पिटिशन किससे, उसी से है ना, जो ग्रेजुएशन से तैयारी कर रहा है। तो उससे आपको डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 6% का सिलेक्शन होता है आपका, है ना, नेट हो चाहे सेट हो, टॉप 6% का ही आपका सिलेक्शन होता है ना। तो आपको यहाँ पे है ना, फिर भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, है ना। आपको ईमानदारी से अगर 7 से 8 यूनिट भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, तो उसमें 7 से 8 यूनिट पढ़ते हैं, मतलब 70 से 80 क्वेश्चन के लायक पढ़ लेते हैं, है ना, तो 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसमें, है ना। तो 50 आपके क्वेश्चन सही हो गए, है ना। अब तुक्का मारने के लिए बचा कितना, 50 बचा, है ना। 50 में तुक्का लगाएंगे कितना सही होगा, 12.5, है ना। तो 50 में अगर आप 12.5 को जोड़ते हैं कितना हो गया आपका 62.5, इतने में JRF निकल जाता है ना। लेकिन ये 50 क्वेश्चन बनाने में ना पसीने निकल जाते हैं ठीक है, तो इसी वजह आपको अच्छे से पढ़ना है ना। आपको 10 यूनिट हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट में, और आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपको आधे को अच्छे से आपको इतना ईमानदारी से पढ़ना है कि आपको इतना आ ही जाए 62%, इतने में आपका आराम से नेट के पास JRF निकल जाएगा, है ना। 55-56% में नेट निकलता है ना, नेट में भी कट ऑफ ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लाइफ साइंस में तो 45% में निकल जाता है कि नहीं, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, उसमें इधर वाला ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन आप सेट की तैयारी करेंगे तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है ना। और जैसे आप लोग जो CSI नेट वाले हैं ना, जिन लोग सेट एग्जाम दिलाएंगे, तो ध्यान रखना कि सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पूरे क्वेश्चन लगा के आना है ना। क्या क्या आप लोग का आदत बना रहता है भाई नेगेटिव मार्किंग रहती है तो क्वेश्चन को छूना नहीं जिसमें डाउट है करके, है ना। तो जो लाइफ साइंस वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, है ना, तो उन लोग ध्यान देंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक। तो आपको तैयारी 50% आपको पढ़ा हुआ आपको मतलब ऐसा तैयारी करना है कि 50 क्वेश्चन एकदम श्योर शॉट सही हो, उसी के लिए आपको तैयारी करनी है ना। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। जैसे नेट को एकदम लोग हवा बना ले रहते हैं, इतना बड़ा नहीं है। आपको 100 क्वेश्चन की तैयारी करनी है और बनाने कितने एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन, है ना। 12.5 क्वेश्चन आपको गॉड गिफ्टेड मिल रहा है ठीक है, तो आपका 62% हो गया, इतने में आपका JRF निकल जाता है। कोई भी सब्जेक्ट में देख लो, इतने में JRF हो जाता है
ठीक है। तो इसी को हमको ध्यान के रखना है और ये स्ट्रेटजी लेके आपको चलना है ना। और ऐसा नहीं कि इतना कम लाने करके घूमने फिरने नहीं जाना है ना। आपका जितना समय हो सके मैक्सिमम टाइम आपको अभी पढ़ाई में देना है। बाद में घूमना फिरना, शादी में जाना है ना, और हिल स्टेशन घूमने जाना सब बाद में कर सकते हैं आप लोग, है ना। नेट निकल गया, बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, घूमने फिरने के पैसे भी तो चाहिए ना। हाँ, तो वो अच्छे है ना, अच्छे से घूमना बढ़िया। फिर बाद में कहीं भी शादी के लिए जाना तो अच्छे गिफ्ट लेके जाना, ठीक है। तो बोलेंगे अच्छा बड़ा सा गिफ्ट लेके नवीन आया था करके ठीक है। तो डेडिकेशन के साथ आप लोग ना तैयारी कीजिए। और सक्सेस आपको हमेशा सैक्रिफाइस मांगती है, बलिदान, है ना। तो यहाँ पे है ना बकरा या फिर मुर्गी वगैरह बलिदान नहीं करना है ना, तो जय महाकाली करके ठीक है। तो वाला बलिदान नहीं चाहिए भाई आपको आपके जो शौक़ हैं, है ना, उसको बलिदान करना है। घूमने का शौक़ रहता है, मूवी देखने का शौक़ रहता है ना, दोस्तों से बात करने का शौक़ रहता है, इस सब को आपको सेक्रीफाइस करना है, बलिदान करना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी सिलेबस क्या, सिलेबस आप लोग सब जानते ही हैं ना, सब ऑनलाइन में अवेलेबल है। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, जिनके पास नहीं है तो उसको आप उसमें देख लेना, सारा सिलेबस अवेलेबल है। और जो यूजी नेट के जितने भी सब्जेक्ट्स उसमें नेट और सेट का सिलेबस सेम रहता है, ठीक है। CSIR वालों का बस अलग रहता है ना। लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, है ना। तो उसमें जो बना हुआ है थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि पेपर 1 भी जुड़ जाता है, ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग जो नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ क्या है, बेसिकली आपका एक टेबल है ये, है ना। आप लोग जो टेबल पढ़े थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 वाला, हाँ वही है, ये नंबर सीरीज़ है ये, ठीक है। तो आपका एक सिस्टमैटिक जो चीज़ होता है, ये एक पैटर्न बना होता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे आपका जो टेबल है ना, 2 का पार्ट है, उसमें सब में 2-2 ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग याद है कि जब आपको लिखने के लिए बोलते हैं कि चलो 10 तक का पारा लिखो करके ना, आपको तो 5 6 तक का याद रहता होगा, तो बाकी कैसे बनाते थे, ऐड कर करके बनाते थे, है नहीं। अब तो टेक्निक समझ में आ गया, तुम 20 तक का लिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जोड़ जोड़ के लिख देंगे करके है ना। तो ऐसे ही बनाते, तो वही आपका क्या है, नंबर सीरीज़ है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, जितने का पारा है उतना उतना ऐड करना है ना। तो इसमें हमको ना एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे बढ़ रहा है। तो एक तो जोड़ घटाना और पैटर्न रहता है इसमें, एक तो मल्टीप्लिकेशन का रहता है, कुछ कॉमन चीज़ें प्रीवियस से ऐड होते जाती हैं, है ना, या फिर मल्टीप्लाई होते जाती हैं, डिवाइड होते जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता है, ये आपका नंबर सीरीज़ है। तो ये आपका ना 4 पैटर्न होते हैं इसमें, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन पैटर्न होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब एंड मिक्स पैटर्न, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। हाँ, अपने ये 4 ही पैटर्न रहते हैं, ठीक है। क्लास आपका अब शुरू होता है इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जितने भी नंबर सीरीज होते हैं, है ना, दुनिया में जितने भी नंबर सीरीज होते हैं, सब में 4 ही पैटर्न चलता है ना। ये आप समझ गए। कोई सा भी नंबर सीरीज आएगा आप बना सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे UPSC का हो, चाहे बैंक का हो, नेट का हो, सेट का हो, कोई सा भी हो, है ना, सब बना सकते हैं इसमें। तो कई लोग को, है ना, कई लोग मेरे बारे में जानते नहीं होंगे ना, तो मैं बता दूँ ना, मैं होरीलाल यादव हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। और मेरा 4 सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड है ना, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और 2 बार मेरा JRF भी है, ठीक है। तो मैं इतने सब्जेक्ट में नेट निकाल सकता हूँ, तो आप लोग से भी निकलवा सकता हूँ, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं इतने सारे जो रिजल्ट्स हैं, है ना, वो इसका कारण है ना इसमें। और मैं 2008 से मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, है ना। आप सोचिए 2008 में आप लोग क्या कर रहे थे ठीक है। तो वो दिसंबर 2008 से मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। और
बीच बीच में मैं नेट दे रहा था ना, अभी भी बस 1-2 बार से नेट नहीं दिला रहा हूँ, ठीक है। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिलाए थे, तो 2008 से लेके मैं पूरा 2019 तक दिलाया हूँ नेट। इसमें जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना, सारा पैटर्न का मैंने एग्ज़ाम दिलाया है, रिटर्न भी मैंने दिलाया है ना। फिर ऑब्जेक्टिव आया था, यूजीसी पहले नेट लेती थी, फिर सीबीएसई नेट लेती थी, अभी ये एनटीए नेट ले रही है, ठीक। तो कैसे इसमें पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं ना, वो सारा मैं आपको बताऊँगा, है ना। और अभी किस पर उनको फोकस करना है ना, किस पे ध्यान देना है, किसको ध्यान नहीं देना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। सभी पढ़ेंगे बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे कुछ रहता है हमारे पे सभी को उठा के ले चलते हैं करके, है ना, तो वो वाला काम नहीं आएगा। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी भी करना पड़ेगा, है ना। और जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, कि कुछ पैटर्न्स में पूछते जाते हैं, कुछ पैटर्न को पहले लेते थे लेकिन आजकल उससे एग्ज़ाम नहीं में कुछ नहीं पूछते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पैटर्न है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पैटर्न। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है आपका, है ना, ये वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन, आपको जोड़ या घटाओ, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताते जाऊँगा, है ना, आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिखते जाइएगा। तो आपका ये जोड़ और घटाओ वाला, इसमें क्या होता है, कॉमन वैल्यू होती है, उसको हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, है ना। तब आपका अगला सीरीज बन जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका 5 है, 10 है, 15 है, 20 है ना। तब आपको समझ में आ रहा है क्या है, आपका 5 इसमें ऐड हुआ है, 5 इसमें ऐड हुआ है, 5 इसमें ऐड हुआ है, तो अगला क्या आएगा, 25 आएगा ना, ये आएगा। तो यही आपका क्या है, यही आपका एडिशन है सब्सट्रैक्शन पैटर्न होता है। कई बार इसी को उल्टा करके दे देंगे आपको, है ना, ऐसा दे देंगे आपको, 25 दे देंगे, 20 दे देंगे, है ना, 15 दे देंगे, 10, है ना। अब क्या होगा करके, है ना, अब माइनस होते जा रहा है वो, है ना, तब क्या आ जाएगा आप लगे 5 आएगा। तो ये आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पैटर्न है, ठीक। तो एक और चीज़, जैसे ना ये जितने भी लोग आपके आसपास में होंगे, ठीक है, सबको आप नेट में तैयारी करने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, ठीक है। इससे ना आप अपना कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने सिलेक्शन का चांस को बढ़ाएंगे, ठीक है। लॉजिक है यहाँ पे, है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको नेट को बताएंगे तो सब लोग K2 से ज्वाइन करेंगे ना, जिनको ज्वाइन करना वही ज्वाइन करेंगे, है ना। हाँ, जिसको भगवान ने लिखा है कि भाई ये इनके थ्रू आगे बढ़े करके, है ना, वही आएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें टॉप 6% का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो 100 लोग अगर एग्ज़ाम दिलाएंगे, कितने होगा, 6 लोग का होगा। और अगर 100 लोग 4 लोग को मोटिवेट किए कि भाई नेट बढ़िया एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम, है ना, तुम भी तैयारी करो और फॉर्म भरो करके, तो 200 लोग दिलाएंगे, तो 200 में से कितने का सिलेक्शन होगा, 12 का होगा। 300 लोग दिलाएंगे, कितने का सिलेक्शन होगा, 18 का होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप अपने आसपास जितने लोग हैं सबको बताइए आप, है ना, कि नेट का आपको एग्ज़ाम दिलाना चाहिए, इसमें भी अच्छा कैरियर होता है। आप उनको पूरा बताइए, नेट के बारे में बताइए, JRF के बारे में बताइए, ठीक है। मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था, है ना, उसमें मैंने JRF के बारे में बताया था, JRF के थ्रू क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। अभी तो 37,000 आपका इंक्रीज़ हो चुका है, तो आपको 37,000 नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मिलेगा। जनरली सैलरी जो होती है ना उसमें कट के आता है ना, लेकिन इसमें आपको बढ़ के मिलता है। 5,000 आपको और एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसमें TA DA HRA सब ऐड होता है, ठीक है। तो कितने को हो गया, 42,000, ठीक है। तो 42,000 आपको नियर अबाउट मिलेगा। इतना तो प्राइवेट में जॉब करने जाएंगे ना, 8 से 10 घंटे देंगे तो भी नहीं देंगे उन लोग, है ना। आप तो फ्रेशर्स हो, है ना, आपको कुछ आता जाता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है करके, है ना। आपको 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं देंगे। आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो JRF पे फोकस करो बढ़िया, है ना। मैंने बताया ना 62% में आपका JRF हो जाएगा। ईमानदारी से 50 क्वेश्चन अच्छे से बना के आ जाना, सही सही अपने मन से, बिना तुक्का वाला। ठीक है, इसमें तुक्का को नहीं जोड़ना है, हो जाएगा। तो हाँ, ये तो इसी पे फोकस कीजिए ना आप लोग, मतलब JRF पे फोकस कीजिए। और है ना, अभी बढ़ा हुआ है इसका जो स्टाइफंड है वो, उसको यूज़ कीजिए। और उनको बताइए है ना कि इसके नेट निकालने कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। JRF निकालते हैं आप, PhD करने के लिए आपको मिलेगा पैसा, क्योंकि JRF निकालने से पैसा नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना है ना। JRF निकालने अकाउंट दे दें, अकाउंट नंबर दे देंगे, अकाउंट में आते जाएगा, ऐसा नहीं है। PhD करने के लिए मिलता है वो, आपको JRF निकालते हैं तो फिर आपको
पीएचडी में एनरोल होना पड़ता है, देन फिर आपका स्टार्ट होता है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो लोग भी नेट दिला मतलब जेआरएफ निकाल के ना फिर उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर उनको जब से आपका जेआरएफ निकला है वहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो जो पीएचडी कर रहे हैं उनको भी आप जेआरएफ के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में ये चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप दूसरों का भला करोगे तब आपका भला होगा, है ना। आप अगर सिर्फ अपना भला सोचोगे आपका भला कभी नहीं होगा, ठीक है। बोलते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो आपको लोगों को समझाना है, आप जो समझे उसको ना बताने की है कि नहीं है, 4 लोग को पढ़ाना है ना। तब आपका जो माइंड नॉलेज होगा वो और बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, परमानेंट हो जाएगा वो, है ना। तो आपको नेट जेआरएफ के बारे में सबको बताइए, आपके आसपास में जब भी फॉर्म आता है तो उनको सबको अप्लाई करने के लिए प्रेरित कीजिए। और अप्लाई करने के साथ साथ उनको एग्ज़ाम तक ले आना भी है। कई लोग ना फॉर्म डाल देते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उनको बोले कि जैसा भी आप देख के आओ कैसा होता है ना, आपको जो नहीं बनेगा तो उसको आप फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना। 6-6 महीने में होते रहता है, ऐसे थोड़ी कि ज़िंदगी में एक बार नेट होगा, नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी तबाह हो गया टाइप का। तो इस चीज़ को बताना, और है ना जितने ज़्यादा लोग नेट के एग्ज़ाम दिलाएंगे, नेट के सेट का, तो जो तैयारी करने वाले होंगे, है ना, जो बेस्ट तैयारी कर रहे हैं टॉप 6% में, उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा दिलाएंगे उतना ज़्यादा 6% में इंक्लूड होते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, ठीक। इसको हमेशा ध्यान रखना आप लोग, है ना। साथ में ये भी बता सकते हो भाई किड उससे अभी नया बैच शुरू हुआ है ना, तो आप तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। जिसकी किस्मत जो रहेगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आप अपने ऊपर विश्वास करो, आपका किस्मत का कोई नहीं छीन सकता है नहीं। आपका नॉलेज कभी कम नहीं होगा। तो ये आपका जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना, इसी प्रकार बढ़ता है, कुछ घटता है, कुछ कम होता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ना, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन है। तो आप इसका ना फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को देखना, पहला वैल्यू और लास्ट वैल्यू को। तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। 1 डिजिट में रहेगा वो हार्डली 2 डिजिट में जाएगा ये, है ना। 2 डिजिट में वो 2 डिजिट में ही रहेगा, 3 डिजिट वाला 3 डिजिट में ही रहेगा, है ना। मतलब उसका जो डिफरेंस रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। तब आप समझ जाना ये एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है ना, क्योंकि ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पहला और दूसरे में नहीं रहता है। तो इसका पहचान है आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन पैटर्न का, ठीक है। इसको चाहे तो कहीं भी लिख लीजिए उसको, है ना। इसको कैसे पहचानेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन का, पहला पद और अंतिम पद के बीच का जो अंतर होता है वो कम होता है ना। तो इसकी पहचान है आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन पैटर्न का, ठीक। जैसे क्वेश्चन देखिए ना, 3 है 48 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सिंगल डिजिट था, डबल डिजिट हुआ है। देखिए क्या आएगा आंसर, बनाइए। ऑनलाइन वाले भी मैसेज कीजिए, है ना। ऑनलाइन में अभी ना कितनी डेमो क्लास चल रही है, हम लोग यूट्यूब लाइव में ले रहे हैं, और बाकी भी अपने जो क्लासेस है वो अपना ऐप में चलता है, ठीक है। तो जिनका एडमिशन हो जाएगा हम उनको ऐप में ऐड करेंगे, फिर क्लासेस जो होगा वो जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो उसी में होगी ऐप में हमारा। और अभी यूट्यूब लाइव में क्लास ले रहे हैं तो भी सिमिलर ही रहता है ना, सेम क्वालिटी रहती है, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है ना। वो ऐप में भी वो यूट्यूब लाइव का ही इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। उसमें माइक वाला ऑप्शन एडिशनल हो जाता है, जिसमें आप रियल टाइम में कभी भी आप पूछ भी सकते हैं, जैसे फ़ोन में हम बातचीत करते हैं वैसे ही। देखिए कितना आएगा, 38, है ना। पैटर्न समझ में आ रहा है ना। तो इसको आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें डिफरेंस निकालिए। इसमें माइनस करें कितना आएगा, 5, 10, 5, 10। पैटर्न समझ में आ गया ना, 5, 10, 5, 10 चल रहा है ये, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें +5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38, है ना। फिर इसमें +10 होकर 48 हो गया, कितना आ गया इसका 38, है ना। तो जो पैटर्न जो है उसको आप अपने से उसमें लिख लेना आप लोग, ठीक है, ताकि आप बाद में देखें तो 38 कैसे आ गया ये आपको कंफ्यूज ना करे। ऑनलाइन लोग आ रहा समझ में, आगे देखें, लिख लिया सब लोग ने। ऑप्शन के साथ लिखना आप लोग, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। ऑप्शन में देखने से कुछ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी आप लोग लिखना है आपको साथ में। हाँ, ये देखिए आप लोग इसको बना के,
पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है ना, क्वेश्चन बस आइए 2 से शुरू है। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। देखिए कितना आ रहा है ना, 50 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो अपन इसका पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है ना। जैसे इसको आपको माइनस करेंगे है ना, तब आपको समझ आएगा क्या चीज़ है। कितना आ रहा है ये, +3 हुआ है, +5 हुआ है, +7, +9, +11, +13 है ना। तो ये ऑड नंबर सेट होते गए इसमें है ना। 3 है, 5, 7, 9, 11, 13 है ना। ऐसे करके ऑड नंबर्स इसमें ऐड होते गए हैं। अगला क्या होगा फिर है ना, तो +15 हो जाएगा ये, +15 कितना हो जाएगा ये, 65। ठीक है, नेट में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि अभी जो नेट में जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा अलग अलग आते हैं, लेकिन रिपीटेशन होता है लेकिन कम होता है इसको। लेकिन आप प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको थोड़ा देख के चलना है। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक पूरा बताऊंगा ना, उसका को उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए उसको देखना आप लोग। लेकिन अगर शुरू में ही अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे फिर उसका पढ़ाई करेंगे उन्हें, तो उल्टा हो जाएगा ये है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपना पढ़ाई का पैटर्न क्या रहेगा, पहले हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे है ना, उसका उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो फिर आपको समझ में आएगा ना कि मैंने क्या क्या बताया था करके। क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले हमको पूरा वो टॉपिक खत्म करना है, फिर उसमें क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखना है। अब फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कितना आएगा, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। ऑनलाइन में थोड़ा वाइट बैकग्राउंड के वजह से थोड़ा सा वो ब्लिंग ब्लिंग आएगा है ना, उसको आप लोग टेंशन मत लेना। ब्लैक बैकग्राउंड से ठीक आ जाता है, थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट है, थोड़ा सा वाइट में प्रॉब्लम है अभी। सी आ रहा है ना, हाँ। आप लोग ना क्वेश्चन लिखते जाइए है ना, क्वेश्चन लिखते जाइए, जो मैं बता रहा हूँ लॉजिक क्या है उसको भी आप लोग लिखते जाइए। लेकिन अम्ब्रेला लाइटिंग आती है वो लगाने से ठीक हो जाएगा। फोटो खिंचाते हैं ना वो चमकता है ना, हाँ वैसे ही वो जो होता है ना अम्ब्रेला लाइटिंग, उसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड में तो बढ़िया आता है ना ऑनलाइन का क्लास, वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइन आता है। कितना आ रहा है, 72 ना। हाँ, पैटर्न क्या उपयोग किए हैं, हाँ हाँ जो इवन नंबर ऐड होते जा रहे हैं ना। ऑनलाइन वाले बताइए भैया ना, आपको भी पार्टिसिपेट करना है और आपको भी चैट में आपके आंसर बताने हैं। चलिए भाई ऑनलाइन वाले बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना आएगा, +4 +16 हो जाएगा है ना। कितना आ जाएगा फिर ये 72 ये आ जाएगा।
ये आपका जून 2012 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, इसको देखिए, देखिए इसमें कितना आएगा, इसमें देखिए है ना 125 है 20, तो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है ना, मतलब आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन पैटर्न ही है, तो है ना, तो आपको समझ में आ रहे थे ना, उसको माइनस करके देखते जाइए कितना आ रहा है। तो इसमें अपन माइनस करते हैं, कितना आएगा ये, -45 हुआ है, -35 हुआ है, -25 है ना, माइनस कितना हो जाएगा फिर 50 -15 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 5 आएगा है ना। क्योंकि ऑनलाइन वाले को भी पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उतार लिया आप सब लोग, हाँ है ना, क्वेश्चन और ऑप्शन पूरा उतार लेना, और उसका जो लॉजिक है आप चाहे उसी में ऐसा करके बना सकते हैं ना, जैसे मैं बनाया वैसे आप उसमें बना सकते हैं, है ना, वो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। इसको देखिए ना, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, हाँ बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। देखिए अभी आपका 3 डिजिट में थे, अभी 3 डिजिट में है ना, ये 300 कुछ में 100 कुछ है, तो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, आपकी ये एडिशन सब्सट्रैक्शन सीरीज हो सकता है। चलिए ठीक है, इधर आंसर आ रहा है, हाँ। तो ये है ना, और इसमें ना आप लोग जो डिजिट थोड़े बड़े रहते हैं तो केयरफुली आप उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, जो घटाने जोड़ने का काम, क्योंकि एक भी आप अगर गलत जो कैलकुलेशन किया फिर पैटर्न समझ में नहीं आएगा आपको, है ना, ऐसा लगेगा मेरे से बन ही नहीं रहा करके, मेरे को नहीं आता, ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा फिर, ठीक है। इसलिए जोड़ना घटाना एकदम केयरफुली करना है इसमें, है, हड़बड़ी मत करना, और कुछ गलत लगता है एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि भाई हमको जोड़ने घटाने में गलत थोड़ी हो रहा है। तो कितना है यार ये -66 है ना, -55 है ना, -44, अब -11 हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा फिर 96 ना, हाँ सॉरी सर 94 आएगा, हाँ ठीक है ठीक, 105 फिर 94, 94 आ जाएगा। तो है ना, उसको माइनस करेंगे ना, आपको पैटर्न पूरा दिख जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पैटर्न है ना, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पैटर्न में क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट जो टर्म होता है ना, पिछले में हम कुछ माइनस मतलब
मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर कुछ डिवीज़न करते हैं, तब हमको नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कुछ ना कुछ डिवाइड करते हैं, तब हमको आगे का टर्म मिलता है। तो वैल्यू आपका ना कम वैल्यू से ऐसा बढ़ रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। घटते रहेगा क्या होगा, कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है ना। और यहाँ पे इसका पहचान क्या है, पहला टर्म और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। ये आपका 1 1 2 है, सीधा 720 चला गया ये। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़े, एकदम अचानक से बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको पहचान है कि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पैटर्न है, सेकेंड वाला पैटर्न है। ठीक है, तो है ना, ये वैसे ही एक पैटर्न है 1 1 2 6 24, फिर क्वेश्चन मार्क कर देना 720 है। एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 1 × 1 करने से ये 1 आ गया ना, और 1 × 2 करने से 2 आ गया, और 2 × 3, तो आपका 1 2 3 है, और ये वाला क्या है, प्रीवियस टर्म है ये, है ना। कितना आ गया आपका, ये 6 आ गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ये 6, और ये आपका सिंपल 1 2 3 4 वाला है ना। तो अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। कितना का 6 4 24 है ना, ये कहाँ, यहाँ चला जाएगा ये 24। अब कितना का 5, 24 5 कितना हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा, है ना। अब 120 सीधा चला जाएगा, ये 120 × 6, 12 छक्के 72, 720 है ना। लास्ट वाला आ रहा है आपका, मतलब सही है ये, है ना। तो ये क्या आपका मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है ये, है ना। क्रांति रावत ने इसका आंसर दिया है, सही है। पैटर्न आया समझ में। पहले हमको पहचाने आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न का है ये। लिख लीजिए इसको, आगे देखें। हाँ, इसमें देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। 2 5 10 50 500, है ना। बाकी लोग भी आंसर कीजिए, है ना, केवल एक ही का आंसर आ रहा है। तो अभी वाला जो बैच स्टार्ट करेंगे, आपका दिसंबर जो एग्ज़ाम होगा ना उससे पहले तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। जो अभी ज्वाइन करेंगे ना, तो दिसंबर वाला जो नेट निकालेंगे उससे पहले तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जिन लोग पहले ज्वाइन किए हैं तो इसका अपना सिस्टम से चलता है अपना 1 2 3 4 5 6 7 9 10, फिर 1 से चलता है वो, तो उससे बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो लोग पहले ज्वाइन किए हैं ना उनका सेट में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो जा रहेगा, तो सबके लिए बेनिफिट है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा नेट JRF। तो ये भी आपका क्या मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है आंसर।
ठीक है, नहीं आएगा वो, सी आएगा। तो देखो इसमें पैटर्न क्या है, ये ना 2 गुणित 5 10 हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों का इंटू है, ये 5 गुणित 10 50 हो गया। फिर ये दोनों का इंटू है 10 गुणित 50 500 हो गया है ना। अब ये दोनों का इंटू होगा है ना, कितना होगा ये 50 गुणित 500, 5 25 हो जाएगा, और ये 3 शून्य आ जाएगा इधर, तो ये आपका सी ऑप्शन आएगा। आ रहा है समझ में? तो है ना, हम लोग इस क्लास में अलग अलग पैटर्न के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसके पैटर्न हो सकते हैं, क्या क्या वैरायटीज़ हो सकती हैं। और आप लोग के पास जो भी बुक्स होगी है ना, जैसे कई लोग बैंक की तैयारी करते रहते हैं, कई लोग पीएससी की भी तैयारी करते रहते हैं, तो किसी भी बुक में ये टॉपिक दिया होगा उससे आप लोग बना सकते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है ना, एकदम ईजी भी नहीं होता है, एकदम टफ भी नहीं होता है। जैसे बैंक वगैरह में थोड़ा सा टफ पूछते हैं, तो वैसा नहीं होता है ना, वैसे 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो ना टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, उसको इधर पूछ लेना। हाँ, तो नेट में जो क्वेश्चन आता है मॉडरेट लेवल का होता है ना। तो हमको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लोग बना के देखेंगे, जिसमें किसी भी वैरायटी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएंगे, है ना। कई बार तो जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम लोग बताए रहते हैं यहाँ वाला वो आ जाता है ना। कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग जो कोई फिक्स हम लोग का पैटर्न बना हुआ है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना वो सब हम लोग बताते ही हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, तो क्लासेस ना आप लोग का 10 बजे ही रहेगा, है ना। तो 10 बजे आपको आना है, ठीक है। अगर इनकेस मैं 5-10 मिनट लेट हो जाता हूँ तो पहले अपन क्या पढ़ें उसको आप लोग आपस में डिस्कस करना है, ठीक है। और लेट नहीं करेंगे, है ना। मेरी भी कोशिश रहती है मैं 10 बजे पहुँचूँ, लेकिन कुछ काम हो जाता है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट हो जाता है, क्योंकि पूरी तैयारी करके आनी पड़ती है ना। सब चीज़ डिजिटल होता है ना, तो जो सारे डाटा है उसको ट्रांसफ़र करना होता है, कभी नेट काम नहीं करता है ना। इस कारण 5-10 मिनट होता है, बट आपको 7:10 AM को यहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। और दूर से आते हैं थोड़ा और जल्दी निकल के जल्दी पहुँचने की कोशिश करें, ताकि कुछ दिक्कत हो तो आप उसको कवर कर सकें। तो देखिए ये आपका फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है ये, है ना। तो इसमें ऐसा है कि आप इधर से इधर आएंगे क्या होगा, ये डिवीज़न पैटर्न है, इधर से इधर जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क अगर आपको शुरू में आता है तो उसको आप लास्ट से बनाइए, कि शुरू में क्वेश्चन आ जाएगा ना क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा पैटर्न कहाँ से बन रहा है करके। उसको कहाँ शुरू करना है, हमको लास्ट से शुरू करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका 5 टाइम्स सही है ना, 2 पंचे 10 है ये, है ना। इधर जाएंगे तो 4 है ये, 3 है ना। पैटर्न बन गया आपका 5 4 3। अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 120 गुणित 2 240 हो जाएगा, इंटू 2 अब इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू उतना ही रहेगा ये, है ना। तो 5 है ना, इसमें 5 इंटू हो रहा है, इसमें 4 इंटू हो रहा है, इसमें 3 2 फिर 1 हो रहा है। इधर से डिवाइड आएंगे तो डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5, ऐसा चलेगा ये। तो आपका आंसर आ जाएगा हाँ B 240। डिवीज़न में रहेगा, है ना। तो आपको एकदम सामने समझ में नहीं आएगा वो, है ना। वो यहाँ समझ में आएगा आपको। इसमें क्या हो रहा है आपका डिवाइड बाई 3 हो रहा है, डिवाइड बाई 4 हो रहा है, इधर डिवाइड बाई 5 हो रहा है ना। इसका मतलब आपको इधर ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इधर ये डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, है ना। इधर से आप डिक्रीजिंग में जाएंगे डिवीज़न है ना, इंक्रीजिंग में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जब ज़्यादा डिफरेंस होते हैं तो ये पैटर्न आपका वर्क करता है ना। वैसे ये होता है, ये लिख लिया आप लोग, इसको आगे देखें।
नहीं आज इसमें इतना ही आज का। फिर आज के लिए इतना देखते हैं ना, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन भेजूंगा तो उसमें आप लोग देख लेना, है ना। इसके बाद जो कल की क्लास में हम लोग अगला 2 पैटर्न देखेंगे, है ना। उसका फिर इसमें कुछ मिक्स पैटर्न भी देखेंगे, है ना, जो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, उसको आप लोग एक बार बना के देखना, ठीक है। और किसी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। हाँ है ना, जैसे इनका क्वेश्चन है कि नेट सेट अपना निकल गया ना, और जो CG PSC AP अगर किसी का नहीं निकल पाता है तो अपने पास क्या ऑप्शन रहते हैं। जैसे आपका केवल नेट निकलता है ना, नेट, तो आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है ना, पॉलिटिकल साइंस आपका, हाँ। तो यहाँ पे ना आजकल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, तो वो AP एग्ज़ाम निकल पाया तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, है ना। आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, है ना। जहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधा आपका एंट्री होगा, आपका सिलेक्शन होगा, और आप ऐसे नेट क्वालिफाइड रहेंगे तो उन लोग ईजिली आपको रिक्रूट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि UGC का नियम बना है कि जिसमें नेट सेट क्वालिफाइड फैकल्टी रहेंगे उस कॉलेज को ताला लगा दिया जाए है ना। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है भाई, क्वालिफाइड टीचर ने क्या पढ़ाओगे, है कि नहीं भाई। नेट ही क्या है, टीचर का पैमाना है, जो नेट क्वालिफाइड है वही आपका क्वालिफाइड टीचर है, वही सही तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक है। तो एक प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, और जिस कुछ सब्जेक्ट में क्या होते हैं, और जैसे मान लीजिए नेट और JRF भी आपका है ना, तो आप PhD कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में आपको मैं सीधा 42,000 मिलेगा आपको, फिर बाद में 47,000 मिलेगा। ये 2 साल तक मिलता है और अगले 3 साल तक मिलता है ये। तो ये JRF का आपका इधर, ये SRF में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 5 साल तक पैसा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। PhD भी हो गया, सामने डॉक्टर भी लग गया नाम के सामने, और आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी रिसर्च फर्म होती हैं, है ना। जैसे आपको PhD कर लिए तो आप फिर रिसर्च फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मार्केट रिसर्च फर्म, इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी रहती है ना। 50,000 1 लाख सैलरी रहती हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। उसमें कंपनी का ऑर्डर रहता है, उनके कंपनी के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है ना। उनकी कंपनी स्टेटस क्या है, उनके प्रोडक्ट सक्सेस हो रहे हैं कि फेलियर हैं, तो वो सब बता सकते हैं। तो ये इसमें आप जा सकते हैं ना। और कुछ जो कंपनी होती है डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है इसी के थ्रू। तो बहुत सारे नवरत्न कंपनीज होती हैं, है ना। तो नवरत्न कंपनीज होती हैं, नवीन कौन होते हैं नवरत्न कंपनीज? नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी सुने होंगे। कौन होते हैं लोग, कहाँ से आते हैं बताओ, सुने तो होंगे ना, कि बस वही वाला नवरत्न सुने हैं जो ठंडा ठंडा कुल वाला तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उनका कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होती है। इतना इतना कैपिटल है वो महारत्न कंपनी, इतना कैपिटल में आते हैं वो नवरत्न कंपनीज, है ना। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं। तो पहले क्या होता है, इन लोग रिक्रूटमेंट लेते हैं, उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है ना। तो इन लोग क्या करते हैं, अब वो एग्ज़ाम ना लेके ना नेट के बेसिस पे ही उन लोग इंटरव्यू बुला लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो असिस्टेंट मैनेजर, है ना, और जो भी उनका पोस्ट होता है उसमें उन लोग नेट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो भी आपका अपॉर्चुनिटी है। कुछ सब्जेक्ट में क्या होता है, FPM प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाता है ना, FPM फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, है ना, इवन इंग्लिश वाले भी हैं, है ना, तो उन लोग ये FPM प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपका IIM से होता है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, यहाँ से FPM होता है। IIT से होता है, किसके बेस पे होता है, नेट और JRF की बेसिस पे होता है। पहले यहाँ पे केवल ना JRF के माध्यम से लेते थे, लेकिन JRF में उनको उतना कैंडिडेट मिलते नहीं थे, तो आजकल हमने थोड़ा क्राइटेरिया को कम कर दिया है। तो नेट वाले भी जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इनकी भी जो स्टाइपेंड होती है वो इक्विवेलेंट टू JRF होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप नेट करके भी आप JRF वाली स्टाइफन ले सकते हैं, है ना। हमारे एक स्टूडेंट का अभी लास्ट टाइम अभी का जो सेशन उसमें सिलेक्शन हुआ है FPM IIM रायपुर में, है ना। इनसी पांडे है यहाँ पे, मैनेजमेंट में आपको दिख रहा होगा फोटो, है ना। जो मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना उसमें N के जस्ट नीचे में देखिए, इसमें मैनेजमेंट लिखा है ना, उसके N के जस्ट नीचे में ना वो ये हैं। तो है ना, इनका सिलेक्शन अभी IIM रायपुर में FPM प्रोग्राम के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, इसके बेसिस पे ये अभी आपका CGPSC है और यूनिवर्सिटी है ना, इसमें आप जा सकते हैं। और अभी आने वाले 2 से 3 साल गोल्डन पीरियड है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज में आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा जो लॉट है वो जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो रिटायरमेंट होंगे तो उनके जगह में क्या होगा, फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा, है ना। तो आप लोग नेट JRF क्वालिफाइड करते हैं तो आप में से कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सबके इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सिटी में भी खाली हो रहा है बहुत सारा जो लॉट है वो, और कॉलेजेस में भी, है ना। अभी तो 1200-1300 पोस्ट आ रहे हैं, 4000-5000 पोस्ट आएंगे, हो सकता है और ज़्यादा आ जाए, है ना। वैसे बहुत सारे पोस्ट आएंगे आपके ये 2025-26 तक, इसमें बहुत सारा रिटायरमेंट है ना। बहुत बड़ा जो बैच है वो रिटायरमेंट होगा, है ना। तो आप तो जल्दी जल्दी नेट JRF निकालिए, है ना। सेट भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी एक होना चाहिए, है ना। तो बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोग का वेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, और किसी कुछ पूछना है? होती है ना। JRF के लिए जो एज लिमिट होती है ये आपका 30 ईयर से है ना, फॉर जनरल के लिए है, एंड जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उसके लिए 35 है ना। जो भी हैं ST SC OBC PH जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं, OBC भी है इसमें, सबके लिए 35 ईयर है ना। और इसका ना वैलिडिटी होती है भैया ना, आप JRF निकाल लेते हैं तो आपको विदिन 3 ईयर्स यू हैव टू टेक द एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। आपको PhD प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। पहले ये 2 साल था, ये टाइम लिमिट की 2 साल ऐसे निकल जाता था, पता नहीं चलता था, इसलिए उसको 3 साल कर दिए हैं, है ना। तो आपको 3 साल के अंदर ही PhD में इनरोल होना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 साल सफिशिएंट रहता है। और पूछिए, और किसी कुछ डाउट? तो स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उसको आप मेरे से ही पूछे, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि कई लोग इधर उधर से पूछते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं उन लोग, है ना। बहुत सारे बाज़ार में भ्रांतियाँ फैला के रखते हैं। APA जो होता है ना, ये ना इसके लिए होता है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, है ना। जैसे आपको कॉलेज में जाना है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके लिए आपका PSC एग्ज़ाम लेती है ना, AP का। और अभी तक तो AP का एग्ज़ाम कराने हम ही लोग बस इसका तैयारी करवाते हैं AP का, है ना। हम लोग से इंस्पायर होकर कोई और कराएं वो अलग बात है, है ना। लास्ट टाइम तो 93 स्टूडेंट हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, तो है ना। तो ये आपका PSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी में जो होता है इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है ना। आपको नेट सेट PhD कोई ना एक होना चाहिए आपका। JRF में तो और अच्छी बात है, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होता है तब देखिए, इंटरव्यू में तो ये लगेगा ना कि भाई इसमें तो सब अपने अपने लोग को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। डाउट रहता है ना भाई, सब उसमें चले गए और उसके बाद जिसने बढ़िया मोटा ताज़ा पैसा दिया उनका हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है लेकिन हर जगह ऐसा हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या देखते हैं कि लोग API देखते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना, API। तो इसमें ना सबका अलग अलग नंबर रहता है। आपने 10th में कितना नंबर लाए हैं, है ना, 75, जैसे मान लीजिए कि आपको स्कूल में आपको 5 नंबर दे रहे हैं, कॉलेज में 10 नंबर दे रहे हैं, ऐसे करके सब में अलग नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको स्कूल में 5 नंबर दे रहे हैं ना, तो 75 जो वाले को मान लीजिए कि 80 से ऊपर वाले को 5 दे रहे हैं, उस 4 से 70 से 80 वालों को 4 दे रहे हैं,
50 से 60 वालों को 3 दे रहे हैं, ऐसे करके होता है ना। तो आपका 10वीं का अलग नंबर जुड़ेगा, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो सबके लिए अलग नंबर डिवाइड होते हैं और किसको कितना कितना मिलेगा वो होता है। और आपके जो पब्लिकेशंस होते हैं, पब्लिकेशंस पे भी नंबर रहते हैं, है ना। मैगजीन नंबर डिसाइडेड होता है, जैसे आपके पेपर्स कितने पब्लिश्ड हैं, नेशनल है, नेशनल में आपको अलग नंबर मिलेगा, इंटरनेशनल में अलग मिलेगा, है ना। और जो अच्छे इंडेक्स पब्लिकेशंस हैं जैसे स्कोपस हैं, यूजीसी केयर है ना, इसका आपको अलग नंबर मिलेगा। आपने कुछ बुक पब्लिश किए हैं उसका अलग नंबर मिलेगा, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया उसका अलग नंबर मिलेगा। तो सबका उसमें नंबर डिवाइडेड होता है, वो सबको मिला के जोड़ते हैं तो फिर बनता है आपका एपीआई। तो जिसका है ना, तो और कुछ इंटरव्यू के भी रहते हैं नंबर, तो इंटरव्यू के नंबर, आपका एपीआई नंबर सब जुड़ के फिर आपका मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है सिलेक्शन। क्लियर है? नहीं नहीं, वो तो देखिए पीएचडी का भी नंबर आता है, उसमें नेट का अलग नंबर मिलेगा, पीएचडी का अलग नंबर मिलेगा, है ना। तो यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है ना। बीच में कुछ ऐसा बनने का था रूल्स रेगुलेशन, लेकिन अब उसको हटा दिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, है ना। तो अभी जो नेट क्वालिफाइड है वो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। नहीं है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है ना। यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी में भी आप जाके जॉब कर सकते हैं। और अभी कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में ओपन होने वाला है ना। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस आने वाला है यहाँ, कॉमर्स भी नहीं है यहाँ पे, कॉमर्स डिपार्टमेंट भी आने वाले हैं, है ना। कॉमर्स के स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा हैं, है ना, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, ठीक है। तो आप लोग है ना नेट वेट निकालिए, फिर उसके बाद है ना पढ़ाना शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद आप रिसर्च पेपर वगैरह लिखिए, उसके भी सबके नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। एक में से 2-3 लोग मिलके लिखिए बढ़िया, सबको उसमें नाम रहता है ना। फर्स्ट ऑथर को थोड़ा ज़्यादा नहीं मिलते, फिर सेकंड को, थर्ड को, ऐसा करके रहता है। तो समझ में कि यूनिवर्सिटी में कैसे सिलेक्शन होता है, कॉलेज में कैसे होता है। हाँ, और किसी कुछ डाउट? क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसा है, पीएचडी क्यों कर रहे हैं हम लोग? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ना, पहले से बन गए तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप, है ना। इसमें ऐसा है कि देखो आप 2 जगह से पैसे नहीं ले सकते गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, है ना। आपका आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, फिर जेआरएफ के लिए पैसे नहीं मिलेंगे आपको, हाँ, है ना। आपका जेआरएफ है भी तो भी आपको बिना पैसे के करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिल रही है, हाँ। तो आप किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं तो वहाँ थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं, है ना, वहीं के आपके गाइड हैं तो, और फिर आपको वो नॉर्मल पीएचडी होगी, हाँ। और कई लोग तो जैसे जिनका जेआरएफ होता है ना, तो जेआरएफ का दौरान ही उनका परमानेंट सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि 5 साल या 5 साल में तो वैकेंसीज आती रहती हैं, है ना। हमारे जितने स्टूडेंट जेआरएफ थे सब ऑलमोस्ट लग चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो है ना। आप जेआरएफ निकालें, आपको इतना टैलेंट आ जाता है कि आप एपी का एग्ज़ाम ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो जेआरएफ आपको निकलेगा तो 5 साल के बीच में आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, है ना। नेट जेआरएफ निकलेगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं ना, वहाँ पे आप इंटरव्यू दीजिए सीधा, है नहीं। और ऐसे भी आप पीएचडी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर तो उसके दौरान हो ही जाता है, रिसर्च पेपर भी रहेंगे आपके पास में, ठीक है। आपके लिए पूरा इंडिया ओपन है, कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी इंटरव्यू ला सकते हैं, कहीं भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और किसी कुछ डाउट? मैं तो शुरू में बता दिया था उसको, है ना। तो आप लोग ना इसमें देखिए पेपर 1 आप लोग ने CSIR नेट वाले, आप पेपर 1 पे फोकस कीजिए, है ना। ऐसे आप लोग को तो अच्छा, आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है ना। मेरे ख्याल 7 से 8 मिनट आपको ऐसे तैयार है पेपर 1 का, है ना। रिसर्च भी तो पढ़े हैं, टीचिंग भी पढ़े हैं, वही सब तो है ना। और सब्जेक्ट वाले जो पढ़ रहे हैं ना वही 6, अलग कुछ नहीं है उसमें, है ना। सब्जेक्ट वाले जो पढ़ रहे हैं CSIR नेट वाले वही हैं, और पेपर 1 जो UC नेट वाले जो पढ़ते हैं ना वो पूरा सेम रहता है, कुछ चेंजेस नहीं है ना। तो पेपर 1 पे आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग पेपर 1 पढ़ते नहीं हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं आपके बैचमेट वाले कितने अटेंड करते हैं यहाँ पे, है नहीं। तो इन्हीं को पीछे छोड़ के आप आगे से 6% में आओगे ना। सेम
नहीं, सीजी सेट जो होता है वो गोला गोला वाला होता है गोला लगाओ करके, ठीक है। इन लोग थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं हुए अभी, क्योंकि उसमें ना संख्या बढ़ जा रही है, तो संख्या बढ़ जा रहे से क्या होता है कि उन लोग उतना भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हो सकता है बाद में भी आपका ऑनलाइन होने लगे, हो सकता है इसी बार से हो जाए, लेकिन पिछली बार वाला ऑफलाइन हुआ था। क्या चीज़? सेम प्रोसीजर मैंने बताया ना, वही है, चाहे कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो। हाँ हाँ, API बेसिस पे ही लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सा यूनिवर्सिटी हो। हाँ, नहीं 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 नहीं, UPSC कोई स्टेट प्रोसेस की एग्जाम नहीं लेती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप लोग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जॉब कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जो नॉर्मल प्रोसेस है ना यूनिवर्सिटी के लिए, वैसे वहाँ भी होता है, वहाँ भी नेट क्वालिफाइड करने के बाद में वहाँ भी अप्लाई कीजिए, है ना। बहुत लोग का सिलेक्शन होता है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यहाँ भी हैं, सब जगह हैं। और बताइए, और कुछ डाउट हो तो ठीक है, फिर कल से है ना मस्त फोकस करके बिना डाउट के पढ़ना है ना। सारे डाउट्स मैंने आप लोग क्लियर कर दिए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं 10 बजे, जो पेपर 1 वाले हैं, और पेपर 2 जो है कॉमर्स मैनेजमेंट, उनका अभी होगा 10 मिनट में।